गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे थेरेटिकली लिखा गया है जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में, वो पढ़ते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म इज द डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते थे हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो हमें दिया रहता था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, उसका हम एस डोमेन में कन्वर्ट करते थे। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको जेड ट्रांसफॉर्म में क्या करना रहेगा, आपको डिस्क्रीट सिग्नल दे रहेंगे और डिस्क्रीट सिग्नल को आपको जेड डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जेड ट्रांसफॉर्म इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिस्क्रीटाइज्ड वर्जन ऑफ द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। क्या बोल रहा है कि जो आपके जेड ट्रांसफॉर्म है वो इट इज़ नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ही है, बट यहाँ पे आपको जो जेड ट्रांसफॉर्म है ये क्या है, डिस्क्रिटाइज वर्जन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो था उसका डिस्क्रिटाइज वर्जन जो रहेगा सिग्नल, उसका हमें जो कन्वर्शन करना रहेगा दैट इज योर जेड ट्रांसफॉर्म, जेड डोमेन में जो कन्वर्ट करेंगे। The Z transform is a powerful mathematical tool used to convert the difference equations into algebraic equation in S domain। देखिए, आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या दिया होता है, आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दिया रहता था जिसको आप क्या करते थे, एस डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म में क्या करने का है, आपको डिफरेंस इक्वेशंस दे रहेंगे, वो आप एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे इन जेड डोमेन। ठीक है, नाउ हियर वी आर हैविंग डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म दो तरह के इसमें होते हैं, एक तो बाइलेटरल भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एंड यूनिलैटरल भी। बाइलेटरल मीन्स क्या, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, एंड यूनिलैटरल मीन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। So for bilateral here we are having mathematical expression जैसे एक्स जेड, कोई आपको डिस्क्रीट सिग्नल दिया है एक्स एन, ओके, उसको हमें जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे हमने जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये इस फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल एक्स ब्रैकेट में जेड। ओके, फिर इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट किया है, समेशन लगाया है एंड एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज फॉर बाइलेटरल। तो बाइलेटरल है तो क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लिए डिफाइन हुआ है। ओके, सो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो देखिए, जिस सिग्नल का आपको जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, ये एक्चुअली आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। तो ये जो एक्सन है, एक्सन क्या होगा आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा। ठीक है, एंड जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सो वी कैन ऑल्सो राइट जेड एज आर इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा। ये पोलर फॉर्म में z को लिखा गया है। ओके, जहाँ पे आपका जो r है वो इज मैग्नीट्यूड ऑफ z का मैग्नीट्यूड है और जो ओम है इट इज एंगल ऑफ z है। ओके, अब हम यूनिलैटरल z ट्रांसफॉर्म देखते हैं। यूनिलैटरल z ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या, जीरो से इन्फिनिटी तक के लिए। ओके, तो उसके लिए अगेन सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे जो लिमिट है वो चेंज कर दी है हमने, क्योंकि यूनिलैटरल इसलिए इसका लिमिट जीरो से इन्फिनिटी हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे जो एक्सन है डिस्क्रीट सिग्नल जिसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है वो आप लिखेंगे फिर जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। Okay, if the signal is causal, that is xn is equals to 0 for n less than 0। causal signal क्या हुआ, causal signal means आपको सिर्फ इस एरिया पे सिग्नल प्रेजेंट रहेंगे, ये वाले एरिया पे जीरो वैल्यू रहेगी। ठीक है, सिग्नल की, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर सिग्नल कॉजल रहेगा तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म जो आएंगे बोथ विल बी इक्वल फॉर कॉजल सिग्नल। ठीक है, ओके। आप लोग कुछ दिनों पहले मुझे पूछ रहे थे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, कि ये शायद आप लोगों को डाउट था, वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी रहता है। ठीक है, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो सिर्फ आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में मिलेगा और जेड ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली जेड ट्रांसफॉर्म को ऑलमोस्ट सिमिलर कहा जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म में, बस दोनों में डिफरेंस ये बोला जाता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का कन्वर्जन रहता है एस डोमेन में, और जो जेड ट्रांसफॉर्म है ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कन्वर्जन रहता है जेड डोमेन में। ओके, सो इन फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑल्सो विल स्टडी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो देखिए, फॉर ए गिवन सीक्वेंस द जेड ट्रांसफॉर्म में और मे नॉट बी कन्वर्जेंस। ठीक है, the set of values of z or equivalently the set of points in z plane
for which xz converges is called the ROC of xz. xz मतलब z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn, ठीक है। जिस एरिया के लिए, जिस वैल्यू के लिए आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn कन्वर्ज होगा उसको हम ROC ऑफ xz बोलेंगे, ठीक है। इफ देर इज नो वैल्यू ऑफ z, दैट इज नो पॉइंट इन द z प्लेन फॉर विच xz converges, then the sequence xn is said to be having no z transform. अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल का अगर हम z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और अगर वो z ट्रांसफॉर्म जो निकला है अगर वो कन्वर्ज नहीं होता कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो जो xn रहेगा वो उसका z ट्रांसफॉर्म नहीं कैलकुलेट कर सकते इफ देयर विल बी नो एनी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. So in that case xn cannot be transformed in z domain, ठीक है ना। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे ROC, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का प्रॉपर्टी. पहले हम ये नॉर्मली ये प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर जब हम उसमें प्रॉब्लम्स करेंगे देन ये हर एक प्रॉपर्टी जो है ये क्लियर होगी, ठीक है। देखिए first one is the ROC is a ring or disk in the Z plane centered at the origin. जो ROC होगा ना, देखिए आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आप ROC कैसे बनाते थे, जैसे आपका ROC हुआ ग्रेटर देन A, ओके, तो उस केस में आप कैसे ROC बनाते थे, ए सपोज A इज समवेयर हियर, ठीक है, तो ROC आपका क्या होता था, ग्रेटर देन A मीन्स ये वाला रीजन है ना। बट आपके Z ट्रांसफॉर्म में आप जो ROC बनाएंगे वो सर्कल्ड फॉर्म में होगा, एक रिंग बनाएगा, मतलब जैसे ये आपका एस जेड प्लेन हुआ, सो इट वुड बी लाइक दिस, इस तरह से ऐसे रिंग फॉर्म करेगा आपका जो ROC रहेगा वो, ओके। द ROC कैन नॉट कंटेन एनी पोल्स. ROC जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ROC का रीजन है उस रीजन में आपके ट्रांसफर फंक्शन का कोई पोल नहीं आए, ओके। If xn is an infinite duration causal sequence, the ROC is mod of z greater than alpha. That is, it is the exterior of a circle of radius alpha. जैसे infinite duration causal signal बोल रहा है. Infinite duration causal signal means suppose we are having e to the power जैसे ये एक वैल्यू है आपको अल्फा टू द पावर n un, ओके, ये एक सीक्वेंस है, डिस्क्रीट सिग्नल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्फिनाइट ड्यूरेशन बोला ना, तो ये तो इन्फिनाइट ड्यूरेशन का आपको एग्जांपल हो गया। तो इस तरह के सिग्नल्स के लिए जो ROC रहेगी इट विल बी ग्रेटर देन अल्फा, मीन्स ये जो वैल्यू रहेगी उसकी उससे बड़ी रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे आपका जो z प्लेन है उस प्लेन पे इफ दिस अल्फा इज समवेयर हियर, ठीक है, तो आपका जो ROC रहेगा वो क्या होगा, ये एक सर्कल जो फॉर्म होगा, इस सर्कल के बाहर आपका ROC रहेगा, क्योंकि z ग्रेटर देन a बोल रहा है और आपका जो ROC ऑफ z प्लेन है, z ट्रांसफॉर्म है, वो आप सर्कल के फॉर्म में बनाते तो पहले सर्कल बनाएंगे, और क्योंकि ग्रेटर देन a है तो इस पॉइंट का जो ये सर्कल रहेगा उस सर्कल के बाहर आपका ROC मिलेगा, ठीक है। इफ xn इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन कॉजल सीक्वेंस, the ROC is the entire z plane except at z equals to 0, and if you are having some finite duration signal तो उस केस के लिए आपका जो ROC रहेगा it will be entire z plane रहेगा except z equals to 0, जो z equals to 0 जो origin है वो उसमें include नहीं होगा, बाकी फिर complete z plane जो रहेगा that will be the ROC of some finite duration signal, finite duration causal signal, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ xn इज एन इन्फिनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सीक्वेंस, मीन्स एंटी कॉजल मीन्स जैसे ये एक सिग्नल हुआ अल्फा टू द पावर n u ऑफ -n सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये जो है इन्फिनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस केस के लिए आपका जो ROC रहेगा वो क्या रहेगा,
योर ROC विल बी, सपोज ये जो अल्फा है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ सर्कल देखो, ये अल्फा यहाँ पे लाई कर रहा है, सो अगेन इट विल फॉर्म वन रिंग, ओके। और जो इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस रिंग है ना, वो होगा आपका ROC फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फिनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सिग्नल के लिए। एंड इफ यू आर हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन एंटी कॉजल सीक्वेंस, ठीक है, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस का रहता है, मतलब जैसे हो गया आपको डेल माइनस एन, जैसे डेल माइनस एन तो डेल एन ही होता है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग दिस सिग्नल, ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल के लिए आपको क्या रहेगा, ROC क्या रहेगा, एंटायर जेड प्लेन रहेगा एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। Now next property is if xn is a finite duration two-sided sequence, the ROC is entire z plane except at z equals to 0 और z equals to infinite। जब आपको कुछ फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल किसको बोलते हैं, जिस सिग्नल में आपको राइट साइड के भी कुछ मीन्स राइट साइड का भी रीजन कवर हो जाए और लेफ्ट साइड का भी रीजन कवर हो जाए, तो जो फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सीक्वेंस रहेगा उस तरह के सिग्नल्स के लिए जो ROC रहेगा वो कंप्लीट जेड प्लेन रहेगा, एंटायर जेड प्लेन रहेगा एक्सेप्ट एट 0 एंड इन्फिनाइट, जेड इक्वल्स टू इन्फिनाइट और जेड इक्वल्स टू 0 को छोड़ करके बाकी एंटायर जेड प्लेन उसका ROC रहेगा उस तरह के सिग्नल्स के लिए, टू साइडेड फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए। If xn is an infinite duration two-sided sequence, तो ROC will consist of a ring in the z plane। जैसे आपको इन्फिनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सीक्वेंस का ROC पूछ रहा है, ठीक है। इन्फिनाइट ड्यूरेशन मतलब कैसा हो गया, जैसे ये हो गया अल्फा टू द पावर n un, ठीक है, प्लस बीटा टू द पावर n u ऑफ माइनस n। तो ये टू साइडेड सिग्नल हुआ ना, क्योंकि दिस इज योर कॉजल सीक्वेंस, तो ये कौन सा वाला रीजन कैप्चर करेगा, राइट साइड वाला, बट दिस इज योर एंटी कॉजल सीक्वेंस, सो इट विल कैप्चर योर लेफ्ट साइड का जो रीजन है वो कैप्चर करेगा। सो ओवरऑल ये जो सीक्वेंस हुआ ये क्या हो गया, टू साइडेड सीक्वेंस हो गया। और क्योंकि ये इस तरह की वैल्यूज आपको दी हुई है, सो ये इन्फिनाइट ड्यूरेशन के सीक्वेंस है, टू साइडेड सीक्वेंस। सो इस तरह के सीक्वेंस के लिए जो आपका ROC फॉर्म होगा वो पहले आप इंडिविजुअल ROC निकालेंगे, फिर अगर उनका कॉमन ROC आता है, मीन्स कॉमन रीजन में अगर वो लाई करते हैं, तो फिर वो ROC उसका उस कंप्लीट सिग्नल की ROC होगी। Now next property is the ROC of an LTI stable system contains the unit circle। जो आपका LTI स्टेबल सिस्टम का जो ROC रहता है वो एक यूनिट सर्कल कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ROC मस्ट बी अ कनेक्टेड रीजन। इफ x of z is rational then its ROC is bounded by poles or extends up to infinity। देखिए, for xn is equals to del n सिग्नल मीन्स फॉर योर इम्पल्स सिग्नल के लिए ROC एंटायर जेड प्लेन रहता है, ठीक है, एंटायर जेड प्लेन। एंटायर जेड प्लेन मीन्स उसमें आपका z इक्वल्स टू 0 भी इंक्लूड हो रहा है और z इक्वल्स टू इन्फिनाइट भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। ओके, हियर इज सीक्वेंस xn इज इक्वल्स टू e टू द पावर n un। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द सीक्वेंस this and this have the same xz means same z transform and differ only in ROC। ऑल्सो प्लॉट देयर ROC। सो हम तो इंडिविजुअली हम दोनों की ROC और दोनों का Z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें वो जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ROC की वो क्लियर होगा। तो हम ये सीक्वेंस लेते हैं, दिस वन a टू द पावर n un, ठीक है। सो a टू द पावर n un, ये देखिए इस तरह से डिफाइन हुआ है, मतलब n इज क्योंकि un सिग्नल un दिया हुआ है, un दिया हुआ है मतलब क्या, ये कॉजल सीक्वेंस हुआ, causal sequence हुआ means it is defined only for this right side of this plane, ठीक है। so a to the power n xn is equals to a to the power n होगा जब n will be greater than या equals to 0 means इस साइड के लिए, ठीक है, इस साइड के लिए ही आपको ये वैल्यू आएगी, और it will be equals to 0 for n less than 0
मीन्स फॉर दिस रीजन। ओके, और एक्स एन विल बी इक्वल्स टू 0 रहेगा एंड लेस देन 0 के लिए, मीन्स दिस इस साइड के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगेन ये एक्सप्लेन किया यू एन, क्योंकि जो यू एन सिग्नल है वो क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है फॉर एन ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 के लिए, और यू एन विल बी इक्वल्स टू 0 फॉर एन लेस देन 0 के लिए। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करने का है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है बिकॉज दिस इज कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो क्योंकि ये कॉजल सिग्नल है तो इसलिए यहाँ पे यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म यूज होगा। ठीक है, यूनिलैटरल मीन्स क्या, एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनाइट तक के लिए। ओके, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ए एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन, क्योंकि यू एन हमने लिखा है उसका वही मतलब हो ना, एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो हमने जब ये लिमिट यहाँ पे पुट किया तो हमने ये यू वन हटा दिया है। ओके, अब यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, मतलब ए इंटू जेड टू द पावर माइनस एन होल टू द पावर एन। ओके, ठीक है, ये फॉर्म में हमने कर दिया है। अब हमें जब, क्योंकि ये समेशन है फ्रॉम एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे जीपी सीरीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो जीपी सीरीज क्या होता है, जब इस तरह की सीक्वेंस दिए होती है एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनाइट तक, उसका अगर समेशन निकालना है तो बाय यूजिंग जीपी सीरीज क्या होता है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है इसके समेशन के लिए, ए अपॉन होता है 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये 1 रहेगा, और आर मीन्स दैट रेशो, जो रेशो आपको जो मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ए इंटू जेड, जेड टू द पावर माइनस 1 टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कब आएगा, जब एन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, किसी की वैल्यू पे भी हम जब 0 पावर डालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो योर फर्स्ट टर्म विल बी 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद फिर हमें इसका जो फैक्टर मिल रहा है हमें, या जो रेशो बोलना चाहिए, ठीक है, वो क्या है, ए इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 है। ठीक है, तो फिर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर, ए इंटू जेड टू द पावर माइनस 1, ये आ जाएगा। ये देखिए, ये क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या है, ये जो इस तरह के समेशन रहते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है, और आर जो रहता है वो कॉमन रेशो होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया एन इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट टर्म आ गया, तो फर्स्ट टर्म आया मेरा 1 आया, ए की वैल्यू 1 आ गई। सो मैंने ये 1 पुट किया, फिर 1 माइनस आर पुट करना, तो आर की वैल्यू देखी मैंने, तो जो आपका कॉमन रेशियो है वो क्या है, ए इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 है। अच्छा, अब हमें जो जीपी सीरीज का समेशन का फॉर्मूला यूज़ किया उससे फिर हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें जेड ट्रांसफॉर्म का। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 है, तो जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये क्या, कॉजल सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, कॉजल सीक्वेंस है, और साथ ही साथ ये क्या है, इन्फिनाइट ड्यूरेशन का है, क्योंकि ए टू द पावर एन है, मतलब जैसे सपोज अगर आपने ए की वैल्यू आपने 2 पुट की, ठीक है, और एन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, लाइक एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनाइट तक, जैसे यहाँ पे देखा आपने, क्योंकि ये कॉजल सीक्वेंस है इसलिए। तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा वो कैसे होगा, इसका वेव फॉर्म कैसे होगा, ये ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे। तो एन इक्वल्स टू 0 से लेके एन इक्वल्स टू इन्फिनाइट तक आपको आपकी जो ये वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है दिस इज योर इन्फिनाइट ड्यूरेशन कॉजल सीक्वेंस। तो इसके लिए अभी हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, फॉर इन्फिनाइट ड्यूरेशन कॉजल सीक्वेंस उसका जो आर होता है वो क्या होता है,
उसकी ROC होगी ग्रेटर देन ए कहाँ से आया, ये आपके ये सीक्वेंस से ही लिया है, ये वैल्यू इस वैल्यू को लिया है, ठीक है। तो ये फ्रॉम प्रॉपर्टी आपका जो ROC आएगा इस सीक्वेंस के लिए वो ये होगा z ग्रेटर देन ए।